आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहां से इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या आंतों की रुकावट क्या है? आंतों की रुकावट को एक ऐसे रुकावट के रूप में देखा गया है या परिभाषित किया गया है कि जो आंतों के मार्ग के माध्यम से इंटेस्टाइनल कंटेंट्स या जो सामग्री है उसे आगे प्रवाहित करने से रोकता है। आंतों में ये रुकावट दो तरह की हो सकती है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी यांत्रिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और कार्यात्मक हो सकता है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो दीवारों पर कोई ना कोई प्रेशर पड़ने से, आंतों की दीवारों पर भारी प्रेशर से वो अवरुद्ध हो जाती हैं और इंट्राल्यूमिनल रुकावट का कारण बनती है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं इंटुससेप्शन, पॉलीपॉइड ट्यूमर्स, नियोप्लाज्म, स्टेनोसिस, स्ट्रिक्चर्स, एडिशंस, हर्निया एंड एब्सिस। फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है? फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन में मसल्स की जो कार्य प्रणाली है उसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो जाती है जिससे वो कंटेंट्स को आगे धक्का नहीं दे पाती हैं या प्रोपेल नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार में हम एग्जांपल ले सकते हैं एमाइलोइडोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एंडोक्राइन डिसऑर्डर सच एज डायबिटीज और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सच एज पार्किंसंस डिजीज। कॉजेज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इस प्रकार की रुकावट के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या हो सकते हैं? छोटी आंत में यह रुकावट का जो सबसे मेन कारण है वो है एडिशंस। एडिशंस क्या होते हैं कि किसी प्रकार की प्रीवियस सर्जरी के कारण कुछ स्कार्स अंदर बन जाते हैं और उनके साथ स्मॉल इंटेस्टाइन चिपक जाती है बुरी तरह से, उससे प्रेशर पड़ने से वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अन्य कारणों में शामिल हो सकते हैं किसी भी प्रकार का हर्निया, नियोप्लाज्म, इंटुससेप्शन। इंटुससेप्शन या अंतर्ग्रहण क्या है कि आंत का एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर ऐसे घुस जाता है और ये इसकी जो ल्यूमन होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। इसके अलावा छोटी आंत में रुकावट का जो कारण बनती है वो लकवाग्रस्त इलियस, जिसको हम पैरालाइटिकस इलियस बोलते हैं, और वोल्वुलस हो सकता है। वोल्वुलस क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्विस्टिंग हो जाती है या लार्ज इंटेस्टाइन की भी हो सकती है एक दूसरे के ऊपर और ये घूम जाता है, तो यहां पर अवरुद्ध ये हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। बड़ी आंत में रुकावट का कारण हो सकता है कार्सिनोमा, मींस किसी प्रकार का इंटेस्टाइन का कैंसर, डाइवर्टिक्युलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम और बेनाइन ट्यूमर। डाइवर्टिक्यूलम आंत की इंटरनल जो लेयर है उसका एक सैक लाइक हर्निएशन है जो मसल की एक लेयर में डिफेक्ट के कारण हो सकता है। डाइवर्टिक्यूलस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकती है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकती है और ज्यादातर यह सिग्मोइड कोलन में होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कैसे आपको या मरीज को पता लगेगा कि उसको इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है? तो इसमें सबसे मेन जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो है पेन, और पेन कौन सा है? स्पाज्मोटिक पेन है। वेव लाइक फील होता है कि ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, और कोलिकी टाइप का पेन होता है। कोलिकी पेन क्या होता है? कोलिकी पेन मींस शार्प पेन जो या तो जीआईटी से रिलेटेड हो या यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम से रिलेटेड हो, तो यहां पर ये जीआईटी से रिलेटेड कोलिक पेन होता है। इसके अलावा रोगी को स्टूल पास करते समय या कोशिश करते समय ब्लड आ सकता है या म्यूकस आ सकती है, बट स्टूल पास नहीं होता है और ना ही फ्लैटस पास होता है। वोमिटिंग हो सकती है यदि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो तो। इसी प्रकार यदि ये ऑब्स्ट्रक्शन इलियम में है, इलियम के बाद या लार्ज इंटेस्टाइन में है, तो जो स्टूल या फीकल मैटर की वोमिटिंग आ सकती है। इनिशियल स्टेज में गैस्ट्रिक कंटेंट्स की वोमिटिंग आती है, उसके बाद बाइल से रिलेटेड ड्यूडेनम और जेजुनम के जो कंटेंट्स हैं वो बाहर आ सकते हैं, तो ग्रीन कलर की वोमिटिंग होगी, और लास्ट में ब्राउन कलर की फीकल मैटर की वोमिटिंग भी इसमें हो सकती है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के लक्षण पैदा होंगे, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, उनिंदापन होना, ड्राउजीनेस होना और जनरल मैलेज, सामान्यकृत अस्वस्थता महसूस होना,
जीभ सूखना और म्यूकस मेम्ब्रेन का ड्राई होना। पेट इसमें काफी फूल जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है और सीवियर कंडीशन में डिहाइड्रेशन होने के कारण हाइपोवोलेमिक शॉक में रोगी जा सकता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण है प्रॉपर हिस्ट्री और जो करंट जो साइन सिम्टम है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना और कंफर्म करने के लिए एब्डोमिनल एक्सरे और सीटी स्कैन ये जरूरी है। इसके अलावा ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं जिसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जाता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इसको हम मेडिकली मैनेज करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज सर्जरी के लिए जाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में पहले एक प्रोसीजर है डीकम्प्रेशन, जिसमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालकर डीकम्प्रेस किया जाता है इंटेस्टाइन को, सारे कंटेंट्स एस्पिरेट किए जाते हैं। उससे साइमल्टेनियसली डीकम्प्रेस होने के बाद अपने आप कई बार जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव हो जाता है। इसके साथ साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते रहते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन के लिए आईवी फ्लूइड्स देना और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को सही करने के लिए भी फ्लूइड थेरेपी चलती रहती है। यदि यह कामयाब नहीं होती है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में सर्जरी डिपेंड करता है कि उसका अंडरलाइंग कॉज क्या है। कॉज के आधार पर सर्जरी होगी, जैसे मान लो हर्निया है तो हर्निया को रिपेयर किया जाएगा। यदि एडिशंस हैं तो एडिशंस को आंतों से रिमूव करेंगे, तो ओपन एब्डोमिनल सर्जरी की जाएगी, एक्सप्लोरेटिव लेप्रोटोमी जिसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा गंभीर मामलों में जहां पर ये रिपेयर संभव नहीं हो वहां पर उस हिस्से को कट कर भी निकालना पड़ता है, क्योंकि जैसे मान लो वॉल्यूलस है और वहां पर नेक्रोसिस हो गया है तो उसकी रिपेयर पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में पूरे उस पार्ट को रिमूव करना पड़ेगा और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करना पड़ेगा। कई बार ये 2 स्टेजेस में भी करनी पड़ सकती है। इसमें कोलोस्टोमी की जरूरत पड़ सकती है, टेम्परेरी कोलोस्टोमी भी कर सकते हैं, परमानेंट कोलोस्टोमी भी कर सकते हैं यदि एनास्टोमोसिस भी पॉसिबल ना हो तो। अब आता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट इसमें क्या की जाएगी। सबसे पहले प्रॉपर हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बेस पर हम नर्सिंग केयर प्लान तैयार करेंगे। जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले जो रोगी हैं उनमें न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी बहुत जरूरी है, वो भी करना है। और रोगी को हम एनकरेज करेंगे कि वो रोग की प्रक्रिया, डिजीज प्रोसेस और ट्रीटमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की डाउट या टेंशन, एंजाइटी है तो वो हमसे डिस्कस करे और कोशिश करें कि उसकी एंजाइटी को कम किया जा सके। आंतों के डीकम्प्रेशन के लिए एनजी ट्यूब डालनी होती है तो एनजी ट्यूब डालने में मदद करेंगे, उसकी ट्रे प्रिपेयर करेंगे, प्रॉपर ड्रेनेज, एनजी ट्यूब ड्रेनेज की केयर करेंगे थ्रू आउट जब तक वो वहां पर रह रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। पेन को कम करने के लिए और कंफर्टनेस को इंक्रीज करने के लिए जो भी मेडिसिन निर्धारित की गई है उसको समय पर देना है। निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम्स को कंटिन्यू मॉनिटर करेंगे रोगी के, ताकि पता लग सके समय से। इसके अलावा कुपोषण और वजन घटने के लिए रोगी को देखते रहेंगे, निगरानी करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। और जैसे ही एक्यूट फेज चली जाती है डिजीज की या डिस्चार्ज के दौरान, प्लानिंग के दौरान, उसको हेल्थ एजुकेशन देंगे प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशनल डाइट के लिए। आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो इसके लिए भी हमें कंटिन्यू मॉनिटर करना होता है। इसी प्रकार जो अगर यदि सर्जरी की गई है तो स्थानीय लोकल साइट पर इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए भी हमें पूरा ध्यान रखना होता है। ऑपरेशन के बाद फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए आईवी फ्लूइड्स कंटिन्यू रहते हैं जैसे प्रेस्क्राइब किया होता है। कई बार शल्य चिकित्सा या सर्जरी की जाती है तो उसमें कोलोस्टोमी भी उसका एक पार्ट होता है, तो प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक से कोलोस्टोमी केयर की जानी चाहिए। कोलोस्टोमी केयर एक प्रॉपर नर्सिंग प्रोसीजर है, इसके बारे में हम अलग से एक लेक्चर लेंगे, वो भी आप देख सकते हैं। सर्जिकल साइट पर यदि इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए लगातार हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो फीवर हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी होगी, तो कंटिन्यू मॉनिटर करना है और कोशिश करना है कि ये चीजें ना हो। इसके लिए प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक से हम
सर्जरी साइट और कोलोस्टोमी साइट की केयर करेंगे। इसी प्रकार डिस्चार्ज प्लानिंग के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, घर पर कोलोस्टोमी केयर कैसे की जानी है उसको डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और फॉलोअप केयर के लिए बताएंगे। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इसे विजिट कर सकते हैं। इसमें सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं। आप फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।